तो भाई क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। और सिंचाई पढ़ रहे थे हम, सिंचाई में भी हमने कुछ एक चीज़ें देख ली थी। एक बार रिकैप ले लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे भी, है ना। तो सिंचाई के अंदर हमने क्या देखा कि राजस्थान का जो सिंचाई विभाग है वो 14 दिसंबर 1949 को बना था, ठीक है। उसके बाद में क्या इसका नाम क्या परिवर्तित कर दिया गया था, जल संसाधन विभाग, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, है ना। फिर हम देखे थे कि बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जिसके थ्रू इरिगेशन किया जाता है। इरिगेशन का आपको पता है ना, इरिगेशन किस चीज के ऊपर कर रहे हैं, कोई मतलब कमरे के अंदर कर रहे हैं, कोई रसोई में कर रहे हैं, छत पे कर रहे हैं, नहीं, खेत के अंदर कर रहे हैं ना। खेत के अंदर इरिगेशन या तो बारिश से हो जाए तो अलग ही अपने को कुछ पानी वानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जितने भी सोर्सेस होते हैं उसको इरिगेशन कहते हैं, सिंचाई कहते हैं, सींचना पेड़ पौधों को। ट्यूबवेल से हो सकता है, नहरों से हो सकता है, कुएं, टंकी, तालाब, ये सब हो सकता है। इनके परसेंटेज हमने देखे थे, एक रफ आइडिया रखना। बाकी ये थोड़ा सा जरूर याद रखना कि जोधपुर में कौन सा है, गंगानगर में क्या ज्यादा है, गंगानगर में नहरें ज्यादा है ना, कुएं सबसे ज्यादा झालावाड़ के अंदर है। ऐसी सारी चीजें मतलब ऐसे याद रख लो। अगर गुस्सा आ गया ना, झाड़ आ गई, तो उसको कुएं के अंदर पटक देंगे। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि ये कौन से क्या बोलते हैं उसको, सिंचाई सबसे ज्यादा किधर होती है, गंगानगर के अंदर सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। और सबसे कम सिंचाई किधर होती है, राजसमंद के अंदर, सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर उसके अलावा परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगेन गंगानगर, फिर सबसे कम चूरू, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं भाई। इरिगेशन के लिए सरकार भी प्रोजेक्ट्स चलाती है ना। छोटे स्तर पे चलाया जाए, छोटा स्तर कितना छोटा स्तर होना चाहिए, 0 से 2000 हेक्टेयर का अगर कोई क्षेत्रफल है उसके अंदर कोई परियोजना चल रही है तो उसको लघु सिंचाई परियोजना कहेंगे या फिर स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट कहेंगे। सेकंड नंबर पे आ जाओ तो 2000 से 10,000 के बीच वाला, उसको क्या कहेंगे, मध्यम या फिर मीडियम। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे देख लो, ऊपर लिख रखा है मेरे, बृहद सिंचाई परियोजना या फिर मैक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। इसके अंदर 10,000 से ज्यादा अगर हेक्टेयर वाला एरिया हो उसको क्या बोलेंगे, ऐसे प्रोजेक्ट को क्या बोलेंगे, MIP, है ना, मैक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद में हमने देखा था मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किसी में भी चला सकते हैं, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, आयाम पे डिपेंड करता है, उद्देश्यों पे डिपेंड करता है, कितने उद्देश्य हमारे, कितने पर्पज है, उस पर डिपेंड करता है। कैसे भाई, जैसे मान लेते हैं कि पानी का उपयोग सिंचाई के अलावा अलावा पीने के लिए भी यूज में ले लो, जल विद्युत के लिए भी यूज में ले लो, है ना। उन सारी चीजों के लिए अगर किसी एक ही रिसोर्स का यूज किया जा रहा है तो ऐसे प्रोजेक्ट को क्या बोल देंगे, सरकार क्या बोलती है ऐसे को, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या MPP। इस चीज को हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो चाचा नेहरू है, उन्होंने क्या कहा कि ये आधुनिक भारत का नवीन मंदिर है, जहाँ पे हर प्रकार की समस्याओं का सोल्यूशन हो जाता है एक जगह जाने से ही, मंदिर में जाने से हो जाता है। होता है कि भाई आपका कोई सोल्यूशन, ये भगवान 100 रुपये चढ़ाता हूँ, मेरे को IAS बना देना, RAS बना देना, ऐसी ऐसी बातें करके आते हो आप भगवान से। भगवान भी सोचेगा भाई है, बड़ी सस्ती वो दे दी मेरे को घूस, ठीक है। फिर उसके बाद में विश्व का सबसे पहला MPP कौन सा है, टेनेसी जो है उधर का USA का है, कोई काम का नहीं है, ऐसे लिखवा दिया। इंडिया का सबसे पहला कौन सा है, दामोदर वाला है, जो टेनेसी के ऊपर ही बेस्ड था, से इंस्पायर्ड था। उसके अलावा राजस्थान का पहला MPP क्या है, ये काम का है, गंग नहर, जो आज हम देखेंगे भी। फिर उसके बाद में हम क्या देखते हैं, मेजर MPP कौन से होते हैं, या तो रिवर से रिलेटेड हो या तो फिर किसी कैनाल से रिलेटेड हो। कैनाल और रिवर में फर्क है भाई, या तो किसी रिवर से डायरेक्ट ही कोई वो निकाल दी, नहर निकाल दी, या फिर है ना पानी का कोई सोर्स निकाल दिया, सिंचाई के लिए कोई तरीका निकाल लिया, या फिर आप किसी कैनाल को बनाओ पहले। नहरें झीलों से भी ला सकते हैं, है ना, और नदियों से भी ला सकते हैं झीलें। फिर इसके बाद में हमने देखा था कि कौन से वो है रिवर वैली प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, ये एक ABCDEF से कर लिख रखा ना, ये सारे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स है। चंबल वाला हमने देखा था, ये बीच में चल रहा था अपना, चले थे भाई चंबल वाले की बात कर लेते हैं। चंबल वाला जो है 50-50% था, देखा था MP और राजस्थान के बीच में, ये जॉइंट वेंचर है, 53-54 के अंदर शुरू हुआ था। अब ऐसे ही पढ़ाया करो खुद को, जब भी क्लास पूरी करते हो ना खुद को पढ़ाया करो। 4 डैम बने थे, 3 स्टेज के अंदर बने थे, खुद को बताओ कि हाँ भाई, जैसे मेरा नाम आकाश है तो मैं खुद को बता रहा हूँ, हाँ भाई आकाश 4 डैम बने थे, 3 स्टेज के अंदर बने थे भाई, समझ में आ रही है तेरे को, ऐसे कर करके समझाया कर खुद को। और हो सके तो खुद को मुर्गा बना दिया करो कि नहीं याद आ रहा, बन मुर्गा, अब मैं मुर्गा बनाऊंगा तेरे को। फिर उसके बाद में स्टेज 1 के अंदर कौन सा बना था, ये हमने इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, क्या सस्पेंस बनाना पड़ा है आपके सामने। गांधी सागर और कोटा बैराज, फर्स्ट एंड फोर्थ वाले जो किससे बने हैं, ये स्टेज 1 के अंदर बने हैं, जो हमने देख लिया था कल। और स्टेज 2 के अंदर क्या हुआ वो बता देता हूं मैं आपको। स्टेज 2 के अंदर हमारे महाराणा प्रताप सागर, जिसको कहेंगे राणा प्रताप सागर डैम, ये बना था। स्टेज 3 के अंदर जवाहर सागर बांध, जिसको कहते हैं कोटा बांध। कोटा बैराज और कोटा बांध अलग अलग चीज है भाई। हमने फिर क्या देखा, ये देखो डायग्राम से ही आपको पूरा याद हो जाना चाहिए। फिर हमने एक एक करके सारा का पोस्टमार्टम किया था,
स्टेज 1 के अंदर हमने क्या देखा था, 1960 के अंदर स्टेज 1 दोनों के ही वो बांध बनते हैं। गांधी सागर वाले की बात करते हैं, गांधी सागर नाम का एक बांध है, पता है क्या? वो कहाँ पे है? मंदसौर एमपी के अंदर है। ये सर्वाधिक बड़ा तथा सर्वाधिक ऊंचा बांध है किसका? चंबल नदी का। फिर उसके बाद में इसमें हाइड्रो पावर प्रोडक्शन भी करते हैं। 5 यूनिट लग रखी है 23 मेगावाट की। ऐसे समझो कि आपके पास 5 खेत है, हर खेत में से 23 मेगावाट बिजली बनती है, तो 5 यूनिट होगी ना एक प्रकार से, वैसे ही तो टोटल 115 मेगावाट बनती है। फिर उसके बाद में कोटा बैराज बांध आता है हमारे पास। कोटा बैराज बांध जो है सॉरी, इसकी लोकेशन कोटा के अंदर है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंचाई बांध है। आपके पास एग्जाम के अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन मिल सकता है कि ना निम्न में से चंबल परियोजना का निम्न में से कौन सा केवल सिंचाई बांध है? तो कोटा बैराज है ना। इसका विद्युत से बैर है, इसलिए इसको सिर्फ और सिर्फ सिंचाई से मतलब है। तो फिर उसके बारे में क्या बात करी थी? ये सबसे फैलाव वाला बांध है राजस्थान के अंदर, जिसकी इधर उधर ब्रांचेस फैल रखी है। कैसे? 2 कैनाल निकाली गई है, एक लेफ्ट कैनाल है, एक राइट कैनाल है। लेफ्ट कैनाल जो है कोटा और बूंदी को देती है, मतलब सिंचाई के लिए पानी, और राइट वाली कैनाल जो है वो कोटा, बारा और एमपी को देती है भाई। इनमें से भी राजस्थान के ये जो राइट वाली कैनाल है ना, उसकी अलग अलग वो है। टोटल 14 इसकी लिफ्ट्स है, जिनमें से 8 लिफ्ट किधर है? राजस्थान के अंदर है। हमने क्या देखा था? दीपक और गणेश नाम के 2 बच्चे थे। उसकी अम्मा उनकी मम्मी उनको क्या बोल रही कि बाहर आके सॉरी अंदर आके सो जाओ। तो दीपक के तो 3 टुकड़े कर दिए भाई। गणेश भगवान है इसलिए इनके 3 टुकड़े छोड़ो, एक भी नहीं कर सकते अपन। एक को तो क्या टुकड़ा थोड़ी बोलेंगे, फिर तो 2 टुकड़े भी नहीं कर सकते। तो गणेश जी, फिर उसके बाद में सॉरी दीपक और गणेश को क्या बोला गया है? अंदर आके सो जा। ये वाली ट्रिक है। दिगोद वाला और ये जालीपुरा वाला किधर है? कोटा के अंदर है। इसके अलावा जितने भी आपके नाम आ जाए वो किधर है? 12 के अंदर। आपको नाम याद होने चाहिए बस ऐसे, पचेल काचरी, गणेश गंजे, अंता। अंता के 2 भाई, अंता लिफ्ट स्कीम और अंता माइनर लिफ्ट, ठीक है। फिर इसके बाद में ये 100 से सौरखंड आ जाता है। इसके आगे का मटेरियल हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो कितना सा टाइम लगा, शायद मेरे ख्याल से पिछले वाली क्लास जो है 40-45 मिनट की थी, उसका कंटेंट मैं जब बोला हूं तब 7 मिनट लगे हैं पूरे पूरे। लेकिन जब आप पढ़ोगे, खुद को पढ़ाओगे, तो 1-1.5 मिनट कम लगे, और चलो नहीं भी लगे 10 मिनट भी लग जाए, तो पढ़ना तो है ना आपको। अब आपको ये भी चाहिए कि भाई मेरे को तो याद भी हो जाए, इजीली याद हो जाए, मेरे को तो ना पढ़ाई भी नहीं करनी पड़े, मैं सेलेक्ट भी हो जाऊं, मेरे को तो जोर कम से कम आए। भाई जोर तो लाना पड़ेगा, कम से कम जोर लाने वाली बातें तो कर रहे हैं अपन। इसलिए खुद के लिए थोड़ा सा ईमानदार तो आपको खुद को भी बनना पड़ेगा। थोड़ा क्यों, मतलब पूरा ही बनना पड़ेगा। कोई आपका भला नहीं करने वाला आपके अलावा। स्टेज 2 करके हेडिंग डाल लो। स्टेज 2 के अंदर हम देखेंगे राणा प्रताप सागर बांध के बारे में। तो राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर डैम, इसकी लोकेशन किधर है? लिख लो, इंग्लिश वाले भी लिख लो, कोई बड़ा हार्ड नाम तो है नहीं। लोकेशन इसकी चित्तौड़ के अंदर है भाई, और 1970 के अंदर बना था ये डैम। देखते हैं इसके बारे में बातें करेंगे। लिखो आप, इतना तो लिखो। अब ये राजस्थान का ना सबसे बड़ा डैम है। बड़े से आप क्या समझते हो? ऊंचा, हाइट ना। बड़े से मतलब डैम का काम क्या? मैं बोलूं आपके घर में सबसे बड़ा टब कौन सा है, तो आप सबसे बड़ा टब वही लेके आओगे ना जिसमें सबसे ज्यादा पानी आ सकता है ना। तो वैसे ही सबसे बड़ा डैम है ये राजस्थान का। किधर भी चले जाओ, पूरे राजस्थान में सबसे बड़ा डैम राणा प्रताप सागर है। इसको कैसे याद रखेंगे कि महाराणा प्रताप ही है जो सबसे अपने ना प्रचलित है। राजस्थान के अंदर सबसे जो प्रतापी राजा रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रचलित कौन है? राणा प्रताप जी। तो महाराणा प्रताप, ऐसे प्रताप जी नहीं लगाऊं तो आपको कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। वैसे इनकी जो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ वो क्या बोलते हैं उसको, जानने के बाद करता हूँ कि भाई हाँ इन्होंने ऐसे ऐसी चीजें करी, तो कमेंडेबल इंसान तो है। तो रिस्पेक्ट मन से आती है, ऐसे जी जू लगाने से नहीं आती। किसी के आशीर्वाद लेने से, मतलब आप किसी के आशीर्वाद लेते हो, हिंदू रिचुअल मतलब हिंदू कल्चर के अंदर ये होता है कि भाई आशीर्वाद लेते हैं। आजकल का क्या सीन है, गोड्डे तक नहीं झुकते, घुटनों तक तो जाते नहीं, और ऐसे ही फॉर्मेलिटी सी करते हैं। हाँ दो भाई, ये आपके चाचा है, ये आपके ताऊ है, इनके दो खाओ भाई। और वो भी ऐसे हाँ बस 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 बस, मतलब फॉर्मेलिटी चल रही है ना। तो मन से आपने आशीर्वाद लिया ना, अगले ने मन से आपको आशीर्वाद दिया, हाँ बस 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 बस। तो ये बस 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 क्या है? तो ये सब ऐसे ही करते हो क्या? तो फॉर्मेलिटी की रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए भाई, रिस्पेक्ट मन में होनी चाहिए, है ना। आपसे कोई बड़ा है और अगर रिस्पेक्ट डिजर्व करता है तो ही रिस्पेक्ट दीजिए, मेरा तो ये मानना है। वरना ऐसे बदतमीजी नहीं करने के बजाय उनसे दूरी बना के रखिए, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ लिखो इसके बारे में लिखो। यह राजस्थान का सर्वाधिक जल भराव वाला, और ब्रैकेट में लिख लेना सर सबसे बड़ा। यह राजस्थान का सर्वाधिक जल भराव वाला बांध है। इट इज लार्जेस्ट वाटर बियरिंग डैम ऑफ राजस्थान।
इसके ब्रैकेट में लार्जेस्ट डैम भी लिख लो। इसकी हाइड्रो पावर प्रोडक्शन, ये बांध के बारे में बातें लिख रहे हैं, दो चार एक बातें। जैसे आप मोबाइल लेके आते हो, क्या क्या बोलते हो कि इसकी 128 GB रैम है, ये इसके अंदर ये 50 मेगापिक्सल का इसका कैमरा है, इसकी डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, ऐसे वैसे ऐसी बातें तो करोगे। वैसे इस डैम की बातें चल रही बेचारे की। इसकी हाइड्रो पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है लिखना, जल विद्युत उत्पादन क्षमता, हाइड्रो पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना, हाइड्रो पावर प्रोडक्शन भी लिखना है बीच में, कैपेसिटी। अब देखो ऊपर वाले में हमने देखा था कि 5 यूनिट्स लग रखी है। कौन से वाले ऊपर में देखा था हमने, हमने देखा था एक तो देखा था गांधी सागर वाला डैम, उसके साथ में हमने देखा था कोटा बैराज। कोटा बैराज में कोई विद्युत नहीं होती, तो एक ही पड़ा ऊपर हमने विद्युत वाला। सेकंड नंबर वाले के अंदर 5 यूनिट से कर दो 4 यूनिट्स, ऊपर 5 यूनिट्स देखी थी हमने, देखी थी ना भाई। पता नहीं क्या बोल रहा है, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। ये देखो ये रहा, ये रही 5 यूनिट्स आपके सामने लिख रखी है ना। अब एक तो कर दो यूनिट, तो कर दो कम, यानी कि राणा प्रताप सागर वाले में सिर्फ और सिर्फ 4 ही यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स, ये 4 है भाई। और इसके अंदर हमें कैपेसिटी बढ़ा देनी है 10 से, तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, इसकी हो जाएगी, अच्छा 10 से बढ़ानी थी ना, ये 43 मेगावाट, 172 मेगावाट टोटल हो जाएगा। एक बार रुकना, पर हमने कितना देखा था, ठीक है सॉरी भाई, 10 से नहीं 20 से बढ़ाते हैं। 4 यूनिट कर दो और 20 इसमें बढ़ा दो, तो 23 की कितनी हो जाएगी, 43 हो जाएगी। यहाँ पे 115 बन रही है, नीचे कितनी बन जाएगी आपके सामने, नीचे बन रही है कितनी, 172। मेरे पीछे आ रहा है 172, किधर हटूँ, इधर हटता हूँ, है ना। तो 4 यूनिट्स लिख लो, 43 कर लेना, 20 मेगावाट बढ़ा देना हर यूनिट के अंदर, और 172 टोटल हो जाएगा इसके। एक सेकंड भाई चालू रख। हाँ तो हम बात कर रहे थे भाई कि इसकी स्टेज 2 जो है, यानी कि जिसमें राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण हुआ था। सिंपल सी बातें चल रही, कुछ बहुत ऐसे पजल लग रहा है कि आप स्टेज 1 के अंदर हमने देखा 2 डैम बने थे, अभी स्टेज 2 देख रहे हैं जिसके अंदर एक डैम बना है, राणा प्रताप सागर वाला बांध, जिसकी लोकेशन चित्तौड़ के अंदर है, सबसे बड़ा डैम है। इसकी हाइड्रो पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, 5 वाले में से 1 कम कर दो, 20 बढ़ा दो, है ना। 4 यूनिट्स है टोटल 43 मेगावाट की, 172 मेगावाट इसके अंदर टोटल क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। फिर इसके बाद में इसके बारे में 1-2 बातें और लिखेंगे, वो आप सीधी सीधी बस नोट डाउन कर लेना। क्या है कि जैसे चित्तौड़ वाला हमने ऊपर बनाया था ना, ये डैम रहा राणा प्रताप सागर वाला डैम। एक बार मैं इसके लिए इसको खराब कर रहा हूं। इसी लोकेशन के ऊपर पास में चित्तौड़ के अंदर एक रावत भाटा करके न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ना। राजस्थान के अंदर रावत भाटा का नाम सुना होगा आपने। वहां पे जो यूरेनियम वगैरह जो होते हैं ना, न्यूक्लियरी नाभिकीय विखंडन के थ्रू जो एनर्जी बनती है, वो वाला स्टेशन है जिससे बिजली बनती है। उसके लिए पानी चाहिए भाई, कूलिंग जरूरी होती है उनकी, वरना तो फिर वो गर्म होके संभावनाएं रहती है लीकेज होने की। और न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं, अगर वो लीक हो जाए तो रेडिएशन से कैंसर जैसी बीमारियां होती है। तो उनकी कूलिंग के लिए वाटर चाहिए। तो वाटर के लिए इसके लिए अब जैसे कितनी ऐसे रटने की ट्राई करते हैं, कितनी तगड़ी चीज है, जैसे मतलब क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर पावर जैसी चीज है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए तगड़ा इंसानी चाहिए, यानी कि राणा प्रताप। महाराणा प्रताप को लेके आ जाओ। तो क्या कहना क्या चाह रहा हूं मैं, राणा प्रताप सागर से पानी लाया जाता है किसके लिए, रावत भाटा न्यूक्लियर स्टेशन के लिए। क्यों, क्योंकि हमें कूलिंग करनी है। उस चीज पे नहीं जाना, बस इतना सा बताना चाहता हूं कि राणा प्रताप सागर से रावत भाटा के अंदर पानी आता है ना। किस चीज के लिए आता है वो पर्पस पता चल गया आपको। तो बस ऐसे होते हैं रटने के तरीके। अब आप मेरे को भूल के बताओ, आप बिल्कुल ही नहीं कहोगे कि ना कोटा बैराज से या गांधी सागर से आता है रावत भाटा के लिए पानी। ऐसा स्टेटमेंट पूछ ले जाता है एग्जाम के अंदर, आप लिखना भाई, लिखो रावत भाटा, रावत भाटा परमाणु परमाणु ऊर्जा संयंत्र, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र संयंत्र को इस बांध द्वारा जलापूर्ति की जाती है। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर स्टेशन, रावत भाटा न्यूक्लियर
पावर स्टेशन is supplied water from this डैम। कौन सा डैम? राणा प्रताप सागर वाला डैम, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या बात करेंगे आगे, एक चीज और है कि यहाँ पे इस डैम के अंदर है ना एक तैरते हुए पंप लगा रखे हैं भाई, पीएचईडी ने, मतलब जो हमारे जल क्या बोलते हैं उसको, जलदाय विभाग जो होता है ना, पीएचईडी, इसने क्या कर रखा है इस बांध के अंदर, जैसे मान लेते हैं ये बांध है, इस बांध के अंदर ना तैरते हुए पंप लगा रखे हैं और ऐसा एक पायलट प्रोजेक्ट चला रखा है। पायलट प्रोजेक्ट किसको कहते हैं? ये पंप ना तैरते हैं भाई, ये इसके जमीन के अंदर कोई इनको वो दे नहीं रखा है स्टेबिलिटी, ये पंप तैरते हैं और इसके थ्रू क्या क्या बनाने की ट्राई करी जा रही है, बिजली वगैरह ये सब चीज़ों की ये पायलट प्रोजेक्ट चला रखा है, इससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो। और इसके बाद में फ्यूचर में इसके ऊपर क्या सोलर प्लांट्स भी लगाएंगे, तो तैरता हुआ सोलर प्लांट की भी ट्राई कर रहे हैं। तो ऐसे पायलट प्रोजेक्ट कौन चला रहा है? पीएचईडी डिपार्टमेंट चला रहा है। चला सकती है क्या? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है भाई, चला सकती है ना। तो इसके अंदर आप क्या लिख लेंगे, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है बता देता हूँ आपको, एक बार पहले लिखो आप, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, पायलट के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पीएचईडी द्वारा भैंसरोडगढ़ में, ये यहीं पे है ना एग्जैक्ट इसकी लोकेशन, भैंसरोडगढ़ में तैरते हुए पंप संचालित किए जा रहे हैं, है ना। आपको ये ऐसे डिटेल में नहीं पूछेगा कि कौन चला रहा है, पीएचडी चला रहा है, ये तो देखो बस आपको थोड़ा सा एक नॉलेज होना चाहिए, आपको सीखने की वो मिलनी चाहिए प्रॉपर डायरेक्शन। अब ऐसे रट्टा मारने में तैरते हुए पंप है यहाँ पे, इसका क्या सीन है, मैं ये भी लिखा सकता हूँ, है ना। तो आप इंग्लिश में लिखना, PHED has installed floating pumps, PHED has installed floating pumps as pilot project in भैंसरोडगढ़, as pilot project in भैंसरोडगढ़। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो एक टेस्ट के लिए या फिर एक ट्रायल के लिए चलाया जा रहा है उसको बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट, है ना। ये चीज बस इतनी सी है। फिर उसके बाद में स्टेज 3 की बात करेंगे अपन। स्टेज 3 के अंदर क्या हो जाएगा ऐसा स्पेशल, स्टेज 2 के अंदर बना था राणा प्रताप सागर, अब लेके आ जाओ राणा नहीं, जवाहर सागर डैम, जवाहर सागर बांध। इसी बांध का दूसरा नाम क्या है, कोटा बांध। मैंने आपको याद भी करवाया था कि जो जवाहरलाल नेहरू है वो कोट बांधते थे, है ना। तो कोटा बांध 1972 के अंदर बना है भाई। लोकेशन इसकी कौन सी है, तो ये बॉर्डर पे है। कौन से बॉर्डर पे? हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं, कोटा बूंदी की सीमा पे है ये। लोकेशन लिख लो भाई। और ये चंबल का एक पिकअप डैम आपको पता ही है, वैसे बता भी दूंगा, फिर से लिखना आप, इतना लिखने के बाद लिखना। आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा, लिख लिया होगा, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। यह है चंबल का पिकअप बांध है, चंबल का पिकअप बांध है। पिकअप बांध किसको कहते हैं? जैसे मान लेते हैं ये नदी बह रही है ना, इधर कोई बांध बनाए तो ऐसा होना चाहिए कि, एक सेकंड रुकना, जैसे मान लो यहाँ पे कोई बांध बना दिया तो ये बांध आसानी से बन जाएगा, या फिर इधर से कोई ऐसे ना एक निकाल ली ग्रेविटी की डायरेक्शन के अंदर, थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ ताकि आपको लगे हाँ ग्रेविटी चल रही है, बस लेफ्ट राइट किया मैंने, वैसे कुछ नहीं किया। तो इधर कोई बांध बन रखा है जिसमें अगर पानी इकट्ठा कर सकते हैं इजीली, तो ये भी नॉर्मल डैम है। लेकिन अगर कोई हाइट पे करना हो आपको, कि नदी से हाइट पे पानी ले जाया जाए कैसे, किसी प्रेशर के थ्रू, और वहां पे कोई डैम बना दिया, तो ऐसे डैम को बोलते हैं पिक अप। ऊपर उठा के कोई बनाया हुआ बांध है तो ये पिकअप डैम हो गया भाई। तो कौन सा है ये? जवाहर सागर बांध जो है एक प्रकार का पिकअप डैम। लिखना, इंग्लिश में लिखना, इट इज पिकअप डैम ऑफ चंबल। हाइड्रो पावर प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी, कैपेसिटी इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाती है, 1 यूनिट फिर से कम कर दो, 5 से 4 पे आए थे, 4 से 3 पे चले जाओ, 4 यूनिट्स कर दो, और यहाँ पे 10 कम कर देना भाई, 33 मेगावाट। यानी कि टोटल मैथ में अगर लगाऊं तो 99 मेगावाट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से।
है ना। लिख लो भाई, जल विद्युत उत्पादन क्षमता। इतना सारा इस चीज के बारे में बात कर ली है हमने, तो एक नोट लगा के आप चीज लिखना। नोट, नोट लगा के लिखो, कुल विद्युत, सॉरी कुल जल विद्युत है ना, कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता किसकी, इसकी ये चंबल के जितने भी डैम्स है ना, इनकी कितनी हो जाएगी टोटल, सारी की सारी आप अगर जोड़ेंगे इनको तो ये हो जाती है 386 मेगावाट टोटल हाइड्रो पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ चंबल एमपीपी। लिखना चाहो तो पूरा भी लिख लो भाई। अब राजस्थान को कितना मिल जाएगा, 50-50 मिल जाएगा, तो राजस्थान का शेयर कितना लिख लो, क्योंकि ऊपर हमने देखा था कि 50-50 होगा, 50%, या ऑब्लिक के अंदर आप क्या लिख सकते हो 193 मेगावाट। और एमपी के बारे में क्या लिख दोगे, सेम टू सेम होगी वही चीज, दोनों लिख लो भाई, है ना। फिर ना कृषि मतलब खेती करते हैं तो अपने खेत के अंदर पानी भी आता है, पानी आने की सुविधा, पानी निकालने की सुविधा, एक्स्ट्रा पानी नहीं भर जाए, तो इन सब के लिए ना एक रिसर्च चली थी कनाडा की सहायता से, तो उस रिसर्च के बारे में बात लिखते हैं। तो आप लिखो चंबल कृषि, एक ऐसी छोटा सा पॉइंट लगा के इसी नोट में चलने दो, चंबल कृषि ड्रेनेज लिखना भाई, निकासी मत लिखना, ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना। अब एक चीज सोचना, मेरी बात सुनना, अब आपको पूरा थोड़ी रटना है, क्यों रटोगे पूरा, जब आपके सामने एग्जाम में लिख दिया चंबल कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना, नाम से समझ में भी आ रहा है कि क्या चीज है ये, किस पे है, चंबल पे, ये चीज भी समझ में आ रही है, मतलब चंबल से रिलेटेड है, ये भी चीज समझ में आ रही है, किसने करवाई ये पूछ सकते हैं, तो बस वही याद करना है, वो करवाई थी कनाडा ने। इतना सा याद करना भाई, एसईसी को अगर बात आ जाए तो कनाडा का सहयोग लिया था हमने, कनाडा के सहयोग से। हिंदी वाले तो लिखो, इंग्लिश वाले को लिखाता हूँ। चंबल, चंबल, चंबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल, सॉरी चंबल एग्रीकल्चरल ड्रेनेज रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट, फिर उसके आगे लिख लेना विद बाय द हेल्प ऑफ कनाडा, कनाडा। अब ना ये बात तो थी किस चीज की, चंबल के एमपीपी की पूरी जो बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट जो है उसकी बात थी। अब चंबल नदी से क्या और नहरें नहीं निकाल सकते क्या, बहुउद्देश्य वाली की बात क्यों करें, कोई और नहरें भी निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है ना भाई। जैसे मान लो मैं मेरे खेत के अंदर जितने भी फल उगाता हूँ वो सारे के सारे मैं बाहर भेजूँ, एक चीज तो ये है ना। जैसे मान लेते हैं मैं आम आम उगाता हूँ, आम से मैं जूस भी निकलवा रहा हूँ, कैंडीज भी बनवा रहा हूँ, आम को आगे भी बेच रहा हूँ, ये सब चीजें भी कर रहा हूँ, तो ये तो हो गए मेरे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, कि भाई आम से मैंने अलग अलग चीज, जूस भी बेच दिया है ना, अलग अलग चीजें। लेकिन मैं ये भी तो कर सकता हूँ, खुद भी तो खा सकता हूँ, किसी को गली में बांट सकता हूँ, बेच सकता हूँ, वो एक अलग चीज हो गई, उस एमपीपी के हिस्से में नहीं है ये चीज। तो उसके ही अलावा चंबल नदी पे कुछ एक प्रोजेक्ट्स और चल रहे हैं छोटे छोटे, वो और देख लेते हैं। चंबल एमपीपी तो खत्म हो गया है वहां वहीं पे ही। अब आप एक स्टार लगा के या फिर ना ऐसे, चंबल की अन्य, चंबल नदी है ना, चंबल की अन्य लिफ्ट नहरें, भाई इनका बहुउद्देश्य वाली से कोई लेना देना नहीं है, अलग से पढ़ रहे हैं हम, है ना। अदर अदर लिफ्ट कैनाल्स ऑफ, अदर लिफ्ट कैनाल्स ऑफ चंबल, जिसमें से सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ए लगा के लिखना, पीपलदा, पीपलदा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, और ये है सवाई माधोपुर के अंदर चल रही है भाई। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है। सवाई माधोपुर लिख दूं पहले मैं, मेरे को वो लिखना नहीं आता, सवाई माधोपुर, और ये किसका है, चंबल का है, इसलिए चंबल लिख लो ब्रैकेट के अंदर। ऐसा कैसा आप इंग्लिश में भी लिख लो, पीपल दा लिख लो भाई अपने हिसाब से, पीपल दा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, या फिर पीपल दा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ऐसे करके लिख सकते हो आप हिंदी वाले। अब देखो अभी चंबल नदी जा रही है, आपको पता है, यहाँ कहीं सवाई माधोपुर मान लेते हैं, सवाई माधोपुर से एक नहर निकाल दी छोटी सी, पीपलदा करके, है ना, लिफ्ट नहर निकाल दी और उसको पानी प्रोवाइड करवा दिया, तो कोई गलती कर दी क्या। ये छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूँ मैं, चंबल से ही रिलेटेड है, इसलिए आप लिख लो।
आगे ना मैं इनको कंपाइल करके भी पढ़ा दूंगा आपको थोड़ा सा, तो वो एक डिटेल वाली क्लास रहेगी, डाटा वाटा उसके अंदर ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद में बी लिखो आप। बी के अंदर आती है एक इंदिरा गांधी। देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले लिखो आप इंदिरा गांधी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। हिंदी में क्या लिख लेंगे, इंदिरा गांधी लिखो, हिंदी वाले लिखो इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना। ये कसेड़ गांव के अंदर है, कसेड़ गांव। ये कसेड़ गांव किधर है, करौली के अंदर। और चंबल से रिलेटेड है तो आप है ना ये भी लिख लो चंबल। इंदिरा गांधी नहर परियोजना एक बहुत बड़ी परियोजना है, बहुत अलग परियोजना है, उसको आगे पढ़ेंगे। ये दूसरी चीज है, इंदिरा गांधी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये चंबल से रिलेटेड है भाई, करौली के अंदर है ना। तो इसको कंफ्यूज मत करना बिल्कुल भी उससे। इंदिरा गांधी आईजीएनपी जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो बहुत अलग चीज है। तो एक बार के लिए आप ये लिखो नाम, फिर आगे मैं आपको बात बताता हूँ उसकी। देखो ये लिफ्ट परियोजना यानी कि नदी से निकाल के आप ऊपर की ओर पानी लेके जा रहे हो नहर की फॉर्म में। कितना ऊपर ले जा सकते हो, सबसे ज्यादा ऊपर जो अब तक ले जाया गया है उनमें से आती है। तो आप लिखो यह राजस्थान की सबसे ऊंची, यह राजस्थान की सबसे ऊंची लिफ्ट नहर है। इंदिरा गांधी जी है तो छोटी मोटी चीज थोड़ी होगी। 125 मीटर इसकी हाइट है, इतना ऊंचा। इसको ना स्लोप के अकॉर्डिंग ऐसे नहीं होता कि भाई नहर को कोई ऐसे थोड़ी, जैसे मान लो ये नदी बह रही है और नहर ऐसे ऊपर ले गए 125 मीटर ना, ऐसे धीरे 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 ऊंची उसकी हाइट चली जाती है। तो एक पॉइंट पे जहां पे वो पहुंचती है, जैसे इसमें यहाँ तक आए, इसकी बीच में जो हाइट है ये 125 पहुंच जाती है फिर। तो बस मेरे को तो बस ज्ञान देने की आदत है थोड़ी सी, काम मुझको छाने नहीं वाली आपके। हम यहाँ पूछ सकते हैं भाई राजस्थान की सबसे ऊंची लिफ्ट नहर कौन सी है, वो तो पूछेंगे ही, ऐसे नहीं करवाएगा वो आपसे ऐसे। देखो यह है, इस नहर द्वारा करौली तथा सवाई माधोपुर के लिए, इस नहर द्वारा करौली तथा सवाई माधोपुर को सिंचाई हेतु जल आपूर्ति की जाती है। या करौली तथा सवाई माधोपुर को जल आपूर्ति, इतना से लिख सकते हो। इंग्लिश में लिख लिया था क्या, वो राजस्थान की सबसे ऊंची नहर लिफ्ट नहर है, राजस्थान टॉलेस्ट या फिर हाईएस्ट लिफ्ट कैनाल, राजस्थान हाईएस्ट लिफ्ट कैनाल, ये चीज लिख लो आप। फिर उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, करौली एंड सवाई माधोपुर को इरिगेशन है ना, ऐसे भी लिख लो, इरिगेशन और करौली एंड सवाई माधोपुर, ये वाली बात लिख लो। फिर एक और परियोजना है छोटी मोटी, वो भी लिख लो सी करके। इस परियोजना का नाम क्या है, धौलपुर लिफ्ट परियोजना, धौलपुर लिफ्ट परियोजना। ये है सागरवाड़ा के अंदर, सागरवाड़ा किसका हिस्सा है, धौलपुर का ही है भाई। तो डरना मत, कोई बहुत ऐसे डरावनी चीज नहीं, चंबल लिख लेना। ये लास्ट में चंबल तो ऐसे लिखवा रहा हूँ तो आप ऐसे ना इसमें सोचना इसका नाम क्या है, ये क्या लिख दिया। चंबल से रिलेटेड है धौलपुर लिफ्ट परियोजना, यानी कि क्या कहना चाह रहा हूँ, चंबल नदी गुजर रही थी, धौलपुर वालों को एक छोटी सी नहर दे दी, इस चीज को क्या कह दिया, धौलपुर लिफ्ट परियोजना। ठीक है, अब एक बार के लिए आप छोटा सा एक आइडिया लगा के देखो कि ये कौन सी वाली परियोजना होगी, माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट होगी या मध्यम वाली होगी या फिर मैक्रो होगी। मुझे तो लगता है कि ये माइक्रो वाली होनी चाहिए, है? जरूरी नहीं है भाई, 0 से 2,000 के बीच में ही तो ही होगी माइक्रो, वरना मीडियम भी हो सकती है, क्या पता 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया को ये पानी प्रोवाइड करवा रही हो धौलपुर वाली। तो वैसे है ना, समझते चलो और साथ साथ में पढ़ते चलो। और एक सेकंड रुक भी जाओ आप। हाँ जी भाई, तो धौलपुर वाली लिफ्ट परियोजना की आपने नाम लिख लिया है ना। ये ना 2017 के अंदर वसुंधरा जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो लिखना इसके बारे में एक दो बातें लिखते हैं। 2017 भाई वसुंधरा जी, इतना तो लिखो। देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एक होता है इरिगेशन, जैसे मान लेते हैं ना आपने पाइप लिया है ऐसे ऐसे ना भयंकर तरीके से आप इरिगेशन करे जा रहे हो। एक होता है मतलब नॉर्मल टाइप का फव्वारे पद्धति से इरिगेशन, उसके अंदर इसमें फर्क क्या है, आप पाइप से जो भी पानी डाल रहे हो जरूरत से ज्यादा पानी जाता है, तो
कोई काम का भी नहीं है, सारा का सारा प्लांट के लिए यूज नहीं आता, जमीन में बैठ जाता है, जमीन के अंदर पानी की मात्रा बढ़ती है। आगे हम देखेंगे सेम की समस्या क्या होती है। तो इस वाली जो लिफ्ट परियोजना के तहत जो सिंचाई करी जा रही है ना धौलपुर के अंदर, वो सूक्ष्म सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत करी जा रही है। सूक्ष्म किसको बोलते हैं? माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन के अंदर अलग अलग तरीके होते हैं, या तो फव्वारा पद्धति होती है या ड्रिप स्प्रिंकलर होते हैं। फव्वारा पद्धति किसको बोलते हैं? किसी फव्वारा नहीं देखा हुआ क्या आपने? उसके अंदर जो बूंद 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 बाहर निकलती है ना, वो हो सकती है। या फिर ड्रिप स्प्रिंकलर किसको कहते हैं? ऐसे मान लेते हैं एक पाइप है, लंबा पाइप हवा के अंदर है, उसके अंदर से एक एक बूंद बूंद गिर रही है जहां जहां पे खेती कर रहे हो वहां पे, तो ड्रिप स्प्रिंकलर हो गया, या फिर फव्वारा पद्धति हो गई। ऐसी सारी पद्धतियों को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, है ना। तो आप लिखना इसके बारे में, यह परियोजना सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर, यह परियोजना सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर आधारित लिफ्ट सिंचाई वह पेयजल परियोजना है। यानी कि इसका पानी पीने के लिए भी यूज में लिया जाता है। ऐसा डिटेल में कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन फिर भी मेरा काम है लिखवाना, तो आपको पता होना चाहिए। दिस प्रोजेक्ट इज based on micro irrigation technique ब्रैकेट में लिख लेना, लिफ्ट इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, लिफ्ट इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। अपना एक करंट अफेयर की बात है, वो हम करंट अफेयर जब पढ़ेंगे तब भी देख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। राजस्थान का करंट अफेयर जो है मैं आपको जनवरी से लेके जब भी आपकी एग्जाम रहेगी, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम नवंबर दिसंबर में है ना, तो नवंबर तक का करंट अफेयर जितना भी आएगा उसमें अपन कवर कर लेंगे टाइम टू टाइम, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, इससे रिलेटेड एक चीज़ ये भी है कि धौलपुर वाले में क्या है ना, वो भी करेंगे, विद्युत उत्पादन भी करेंगे, 31 मेगावाट का करेंगे, तो हम आगे देख लेंगे। या लिखना तो लिख लो, 30 मेगावाट सौर ऊर्जा भी उत्पादित की जाएगी, 30 मेगावाट सौर ऊर्जा भी उत्पादित की जाएगी। 30 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन विल ऑल्सो बी, 30 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन विल ऑल्सो बी। सौर ऊर्जा लिखना भाई, सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन विल ऑल्सो बी डन हियर। इसमें नहर का तो कोई योगदान नहीं है, सौर ऊर्जा और नहर से कोई रिलेशन नहीं है, वैसे लिखा दिया मैंने तो। फिर उसके बाद में डी लिखो भाई, डी एक दो नाम लिख के छोड़ दो बस, वैसे आगे फिर से लिखवाऊंगा इनको, यही चीज लिखवाऊंगा वापिस से, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिफ्ट प्रोजेक्ट, काला तीर, ब्लैक एरो है ना, ब्लैक एरो मतलब लिखना, जगह का नाम है काला तीर, काला तीर, काला तीर लिफ्ट प्रोजेक्ट, ये भी धौलपुर के अंदर है। 2023 के अंदर स्टार्ट किया था इसको, कोई नहीं पूछेगा आपसे, बस एक थोड़ा सा ना आइडिया होना चाहिए। मैं कितनी बार बोलूँ एक बात कि हाँ ऐसे ध्यान होना चाहिए कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे काम होते हैं, कभी ये कभी इस ईयर में भी कभी उस ईयर में भी, थोड़ा सा बस याद रखो। और जो इंपॉर्टेंट लगे ना वो मैं आपको वैसे बता दूंगा कि हाँ इसको याद रखना भाई। एक है चंबल नहर प्रोजेक्ट, चंबल नहर प्रोजेक्ट, इसका नाम से ये चंबल नहर प्रोजेक्ट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये नाबार्ड ने चलाई थी। नाबार्ड क्या है वो बाद में बता दूंगा भाई। नाबार्ड, चंबल कैनाल प्रोजेक्ट, ये वैसे याद रख लेना, चंबल कैनाल प्रोजेक्ट नाबार्ड ने चलाई थी, ये जरूरी है, स्टार लगा लो भले इसके। चंबल नहर प्रोजेक्ट से तो समझ जाओ कि चंबल पे, लेकिन चलाई किसने थी? नाबार्ड ने। नाबार्ड एक ऐसी संस्था है, गवर्नमेंट की संस्था है, अपेक्स संस्था है, अपेक्स बोलते हैं सबसे उच्चतम संस्था है, जो क्या करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, उन सबको फाइनेंस प्रोवाइड कराती है, पैसा देती है, और वो पैसा किसानों को लोन के तौर पे ऊपर उनको मिलता है भाई। चाहे से कृषि के लिए कोई जमीन खरीदनी हो, या कृषि के लिए कोई उत्पाद खरीदने हो, या कृषि करने के पर्पज से जो भी चीजें करनी हो ना, उन सब में ये फाइनेंस की तरह काम नहीं करता। डायरेक्ट किसान इसके पास नहीं जा सकते, किसान जाते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर, उन सब के अंदर। तो आपको इतना डिटेल में मैं आगे बाद में बता दूंगा, एक आइडिया होना चाहिए नाबार्ड क्या है। फिर उसके बाद में एक राजाड़ परियोजना और लिखो भाई। चंबल क्षेत्र में सेम की समस्या, चंबल क्षेत्र में सेम की समस्या से निपटने के लिए कनाडा के सहयोग द्वारा चलाई गई परियोजना। 1993 में जरूर लिख लेना, इंग्लिश में लिखना,
बाय द हेल्प ऑफ कैनेडा, बाय द हेल्प ऑफ कैनेडा, डॉट लगा के लिख लेना। टू टू फाइट, टू फाइट प्रॉब्लम ऑफ सेम, प्रॉब्लम ऑफ सेम, SEM लिखना है इसको, SAME मत लिखना, SEM। सेम की समस्या क्या होती है एक बार के लिए, मैं अभी बता दूं आपको या फिर गंगा नहर पढ़ाऊं तब बताऊं? चलो बता देता हूँ। होता क्या है, मान लेते हैं कि आप किसी एरिया के अंदर, रेगिस्तान, बिल्कुल पानी नहीं है, सॉरी हाँ पानी नहीं है, सही बोल रहा हूँ, पानी नहीं है वहाँ पे, रेगिस्तानी एरिया है, वहाँ पे पानी की कमी है, अदरवाइज वहाँ पे बढ़िया खेती की जा सकती है। अब मैंने क्या किया, नहरें ही नहरें लगवा दी, पानी पानी पहुँचा दिया। सिंस वहाँ की भूमि कैसी है, एकदम थोती भूमि है, वहाँ पे बालू का मिट्टी ज़्यादा है, तो होता क्या है वहाँ पे पानी जो होता है ज़्यादा बैठ जाता है, अंदर अंदर तक जा सकता है इजीली, क्योंकि जो सैंड होती है ना, उसके बीच में जो कणों के बीच में जो स्पेस होता है बहुत ज़्यादा होता है, पानी आराम से नीचे चला जाता है। बहुत सारा पानी जब नीचे जाएगा तब एक नीचे भी तो कैपेसिटी है ना, टंकी जब आप भरनी स्टार्ट करते हो तो पैंदा भरता है, फिर ऊपर भी तो आता है ना पानी। ऐसे करते करते पानी इतना हो गया है गंगानगर वाले एरिया के अंदर, हनुमानगढ़ वाले एरिया के अंदर, कि वहां पे भूमि इतनी ज्यादा ऐसे कि जरा सा खोदोगे ना पानी निकल जाएगा, है ना, बहुत इजीली पानी आपको अवेलेबल हो जाता है। भूमि जो होता है दलदली सी हो चुकी है वहां पे। अब रेगिस्तानी एरिया से मतलब ये मतलब नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ चुके हो, आपको पता है सिर्फ मिट्टी की टीली नहीं होती है, हर हवादार, वो सारी चीजें हमने देखी हुई है। तो उस एरिया के अंदर क्या मार्शी लैंड बन जाता है, दलदली भूमि बन जाती है। तो दलदली भूमि कई बार ऐसी भी होती है, इतनी ज्यादा प्रभावी हो जाती है कि वहां पे पूरा का पूरा लैंड स्लाइड कर जाता है भाई। तो नुकसानदेह चीज़ है, ऐसे मजाक हल्की वाली बात नहीं है कि आप अपने अपने, जैसे मैं इस बिल्डिंग में रह रहा हूँ, मेरी बिल्डिंग के नीचे जो है मान लेते पानी इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया कि पूरा का पूरा ना एक ब्लॉक ही हट गया मिट्टी का नीचे से, तो उससे क्या जगह थोती होने से बिल्डिंग गिरने की भी संभावना होती है, घर गिर जाते हैं लोगों के। इतनी आसान चीज़ नहीं है, तो इस समस्या से निपटना जरूरी है। ऐसी समस्या हनुमानगढ़ वाले एरिया के अंदर ज़्यादा होती है, गंगानगर हनुमानगढ़, क्योंकि वहाँ पे नहरें ही नहरें, मैं आपको नहरें नहरें दिखाऊंगा वहाँ पे। तो उससे बचने के लिए, सेम की समस्या से बचना जरूरी है। तो ये पानी की वजह से तो हो रही है वैसे तो चंबल नदी भी कितनी भयंकर भारी, इसको बोलते हैं ना 12मासी नदी, कामधेनु नदी, तो ये भी 12 महीने बहेगी, तो वहां पे भी सेम की समस्या हो सकती है ना। सेम की समस्या सिर्फ रेगिस्तानी एरिया में कैसे होगी, जहां ज्यादा पानी होगा वही हो जाएगी। तो लिखना, लिख लिया क्या आपने? तो सेम ये होती है चीज, मैंने आपको बता दी। यहाँ पे आपका खत्म होता है चंबल वाला प्रोजेक्ट पूरा, चंबल एमपीपी। अब सेकंड आप हेडिंग डालना, दूसरा एमपीपी और देख लेते हैं, माही एमपीपी। माही बहुउद्देशीय परियोजना लिख सकते हो, या फिर माही मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लिख सकते हो, मैं लिखूंगा माही एमपीपी। ऊपर वाला जो था चंबल वाला, वो भी एक जॉइंट वेंचर था, ये वाला भी एक जॉइंट वेंचर है। वो वाला राजस्थान और एमपी के बीच में था, ये वाला राजस्थान और गुजरात के अंदर है। राजस्थान और गुजरात, इनके बीच में थोड़ा सा ना ऐसे 50-50 नहीं है। राजस्थान को सिर्फ और सिर्फ 45% दिया है, गुजरात को 55% दिया है माही वाले, है ना। फिर उसके बाद में क्या है, ये समझौता कब होता है, ये समझौता आता है 1966 के अंदर, और काम इसका स्टार्ट होता है 1972 के अंदर। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको लिखवा दूंगा, आप अब इसके बारे में एक दो बातें लिखना स्टार्ट कीजिए। यह भी एक संयुक्त उपक्रम है, यह भी एक संयुक्त उपक्रम है। इट इज ऑल्सो ए जॉइंट वेंचर, इट इज ऑल्सो ए जॉइंट वेंचर। आगे लिख लो, राजस्थान रेशियो गुजरात, राजस्थान रेशियो गुजरात। राजस्थान का हिस्सा कितना है, 45%। राजस्थान को मिलेगा कितना, 45%। वही वाली बात है ना कि मान लो अपन ने एक खेत खरीदा, वहां पे कॉलोनी काटी, आपका हिस्सा 30% है, मेरा हिस्सा 70% है, यानी कि मैंने 70,000 रुपए लगाए एक तरीके से, और आपने 30,000 लगाए, तो आपको प्रॉफिट भी उसी हिसाब से मिलेगा। वैसे ही है यहाँ पे, खर्चा भी 45% किया है राजस्थान ने, तो फायदा भी 45% के हिसाब से होगा। आगे देखेंगे, छोड़ो, है ना। ऐसे लिख लो, समझौता, समझौता 1966, समझौता 1966, शुरुआत 1972, है ना। अग्रीमेंट 1966 एंड स्टार्टेड इन 1972। अब वैसे वहां पे 4 डैम थे, यहाँ पे 3 डैम। इसके तहत 3 बांध बनाए गए हैं, इसके तहत 3 बांध बनाए गए हैं, 3 डैम्स। 3 dams are constructed under it, 3 dams are constructed under it। माही बजाज सागर पहले डैम का नाम है। दूसरे डैम का नाम क्या है, कागदी डैम, या कागदी बांध। तीसरे वाले का नाम क्या हो जाएगा, कडाना बांध।
अब बांध के डायग्राम नहीं बनाएंगे, हमने देख लिए वो, उससे ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। माही नदी जब पड़ी थी ना तब हमने देखा था माही बजाज सागर किधर है, कागदी डैम किधर है, वो सारी चीजें। लोकेशन जरूर लिखवा दूंगा फिर से, लेकिन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप लिखना स्टार्ट कीजिए भाई। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे माही बजाज सागर डैम या फिर बांध, लिखो भाई, इसके बारे में बातें करेंगे हम। माही बजाज सागर डैम, ये कहाँ पे, इसकी लोकेशन लिख लो आप, बोरखेड़ा। ये पूछा जा सकता है आपको, बोरखेड़ा, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है भाई। माही बजाज सागर बांध। देखो यह डैम क्या है, ये राजस्थान का ऐसा डैम है जो सबसे लंबा है। लंबा मतलब ऊंचाई में लंबा नहीं, वैसे लंबा। समझ में आ रही बात? जैसे स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल जो होता है सबसे लंबा बोला मैंने, तो क्या क्या बोलोगे आप कि ये स्विमिंग पूल सीकर से लेके जैसलमेर तक है ना, उस चीज को कहेंगे लंबा। ऐसे थोड़ी कहेंगे सीकर के अंदर ही बहुत हाइट पे बना हुआ, वो वाला लंबे की बात नहीं चल रही यहाँ पे। तो यह राजस्थान का सबसे लंबा डैम है, ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं। साथ ही साथ में यह ट्राइबल एरिया का सबसे बड़ा डैम है। सर्वाधिक बड़ा तो वैसे राणा प्रताप सागर वाला है, लेकिन ट्राइबल एरिया का सबसे बड़ा कौन सा है, माई बजाज सागर। लिखो यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ब्रैकेट में लिख लेना 3109 मीटर। यह राजस्थान का सबसे लंबा डैम है। कितना लंबा है देखो, 3 किलोमीटर के लगभग आसपास है, ये ज्यादा ही है 3 किलोमीटर से। इट इज लॉन्गेस्ट डैम ऑफ राजस्थान। ब्रैकेट में लिखना 3109 मीटर। फिर कोमा लगा के लिखना यह जनजातीय क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है। यह जनजातीय क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है। लार्जेस्ट डैम ऑफ ट्राइबल एरिया, लार्जेस्ट डैम ऑफ ट्राइबल एरिया। देखो होता क्या है, डैम है, बांध है, इसके अंदर है ना बढ़िया से, इतना लंबा डैम है तो इसके अंदर मछलियां उगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मछलियां उगाओ नहीं, मछलियां पालो। उगते तो सिर्फ प्लांट्स हैं, मछलियां पालो। मछलियां पालने के साथ साथ में क्या होता है, यहाँ पे कुछ एक केज बनाए गए हैं। केज समझाता हूँ आपको, जैसे अंडर वाटर केज बना दिए। अब इनके पोर्स कुछ ऐसे हैं कि इनके अंदर मछलियां आसानी से आ सकती है ना, लेकिन जा नहीं सकती। आ गई ऐसे, जैसे ही वो आती है ना उनको ऊपर खींच लो, बाद में निकाल लो, वापस इसको अंदर डुबा दो। ऐसे केज कल्चर पॉलिसी एक यहाँ पे लागू करी गई थी, जिसके तहत क्या है, एक सेकंड, हाँ, इसके तहत क्या है, केज के अंदर क्या है, मछलियां पकड़ी जा रही है और बढ़िया से फिशरीज हो रही है और आराम से मछलियां यहाँ पे पल भी रही है, साथ साथ में नंबर भी बढ़ने देते। ऐसे नहीं कि भाई सारे के सारे खत्म करने नहीं है। तो आप लिखना है इसके बारे में, केज कल्चर पॉलिसी। केज मतलब पिंजरा। पिंजरा कल्चर को क्या कहेंगे, उत्पादन, है ना। पॉलिसी को योजना, ऐसे करके लिख लो भाई। पिंजरा कल्चर पॉलिसी लिख लो या केज कल्चर पॉलिसी लिख लो, है ना। जहाँ पे भी मैंने देखा वहाँ पे केज केज लिख रखा था, हिंदी में भी केज। तो मॉडर्न फिशरीज के लिए है भाई, मॉडर्न फिशरीज, फॉर मॉडर्न फिशरीज, फिशरीज। आधुनिक मत्स्य पालन के लिए, आधुनिक मत्स्य पालन के लिए 56 पिंजरे। कोई नहीं पूछेगा नंबर आपसे, 56 पिंजरे। ऐसे आइडिया होना चाहिए कि हाँ 56 पिंजरे होते हैं, 56 पिंजरे लगाए गए। 56 पिंजरे लिख लेना भाई, ब्रैकेट में लिख लेना, हिंदी वाले भी। उसके बाद सेकंड डैम की बात करेंगे हम, कागदी डैम। इतनी सी बात थी उसकी, कागदी डैम, कागदी डैम लिखो भाई। ये एक प्रकार का पिकअप डैम है माई का, आपको पता ही है, कागदी पिकअप डैम हमने देखा था, है ना, कागदी पिकअप डैम। इट इज नॉन एज पिकअप डैम ऑफ माही। यह माही का पिकअप बांध है। लोकेशन इसकी बांसवाड़ा ही, आपको पता ही है लोकेशन, बांसवाड़ा। फिर थर्ड इसके अंदर कौन सा डैम आ जाएगा, कडाना डैम, कडाना बांध। हम कडाना बैक वाटर की बात नहीं करेंगे, कडाना बांध ये किधर है, इसकी लोकेशन किधर है, महिसागर गुजरात के अंदर, महिसागर गुजरात। ये चीज लिख लो भाई।
फिर उसके बाद में अब राजस्थान के अंदर टोटल कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है वो देख लेते हैं। इसका टोटल ओवरऑल देखेंगे, इसके ऊपर काफी और प्रोजेक्ट्स भी है, सोम कमला अम्बा वाला, ये सब सारे के मिला के कितने क्या ये मतलब टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है उसकी बात करते हैं। तो लिखना, एक नोट लगा के लिखना, नोट माही एमपीपी की, माही एमपीपी की राजस्थान में जल विद्युत उत्पादन क्षमता, हाइड्रो पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ माही एमपीपी इन राजस्थान, माही एमपीपी इन राजस्थान लिखना। राजस्थान के अंदर कितनी है टोटल? 140 मेगावाट। 2 स्टेज के अंदर बनी थी भाई। स्टेज फर्स्ट लिखना, फर्स्ट स्टेज जो कि 1986 के अंदर की मतलब इंस्टॉल करी गई थी। 2 यूनिट्स हैं टोटल 25 मेगावाट। तो टोटल कितना हो गया? 50 मेगावाट। ऐसे कैसा उतार लो आप भी। सेकेंड स्टेज जो है ओवरऑल लिख रहे हैं भाई, हम किसी भी बांध का पर्टिकुलर स्पेसिफिक नहीं देख रहे हैं। 89, इसकी भी 2 यूनिट्स हैं, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे यूनिट बढ़ा के मेगावाट्स बढ़ा दिया गया है। तो यूनिट सेम रखते हुए मेगावाट बढ़ा दिया तो हो जाएगा 90 मेगावाट। इस हिसाब से टोटल 140 मेगावाट है। और ये सारी की सारी बिजली जो है राजस्थान, ये एमपीपी की जो जितनी भी सारी बिजली है ना, ये राजस्थान को ही मिलती है। पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी किसको मिल रही है? राजस्थान को मिल रही है ना। लिखो भाई, सारी विद्युत राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र को मिलती है, जनजातीय क्षेत्र को मिलती है। फिर एक लाइन और लिखना, नर्मदा नहर का कार्य पूरा होने पर, नर्मदा नहर का कार्य पूरा होने पर राजस्थान को जलापूर्ति की जाएगी। ठीक है। एक नर्मदा नहर और है जो गुजरात से आएगी, हम आगे देख लेंगे उसको। आप लिखना, होल इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोवाइडेड टू द ट्राइबल एरिया ऑफ राजस्थान। होल इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोवाइडेड टू द ट्राइबल एरिया ऑफ राजस्थान। ठीक है। ये 2 हो गए भाई, हमने चंबल वाला पूरा कर लिया और दूसरा हमने पूरा कर लिया कौन से वाला? माही एमपीपी पूरा कर लिया। अब तीसरा एक एमपीपी और देख लेते हैं जिसका नाम क्या है? भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल एमपीपी। भाखड़ा नांगल एमपीपी ये क्या है? करते हैं बात इसकी भाई। इसके अंदर सहयोग किसका है? कोऑपरेशन। लिख लो भाई, कोऑपरेशन है सहयोग। तो उसमें पहरा याद रखना आपको। पहरा क्या होता है? ऐसे आ जाएगा पंजाब, ऐसे आ जाता है हरियाणा, हट जाऊंगा भाई, रा से आ जाता है राजस्थान। देखो ट्रिक बना दी मैंने आपके लिए एक छोटी सी। पहरा किसका किसका कंट्रीब्यूशन है? पहरे का कंट्रीब्यूशन है। ऐसे पंजाब, ऐसे हरियाणा, ऐसे राजस्थान, है ना, पहरा। अब इसमें से राजस्थान का भी कंट्रीब्यूशन इन रियल देखा जाए तो 15.2% है भाई, यानी कि राजस्थान को 15.2% का फायदा होएगा। ये चीज समझ में आई कि आपको? नदी कौन सी है? तो रिवर भी लिख लो, फिर मैं भी आ जाता हूं सामने। सतलज नदी, सतलज नदी। देखो, भारत का एक बढ़िया सा मैप बनाने की ट्राई करता हूं, मुझे पता है नहीं बनेगा मुझसे। इधर नहीं जाना हमें, उत्तर वाली साइड में, सॉरी इसमें पूर्व वाली साइड में नहीं जाना हमें, सिर्फ इतने से मतलब है। इधर हिमालय की रेंजेस से ही एक पहाड़ से एक नदी निकलती है। इस नदी का पानी एक झील के अंदर आके गिरता है। इस झील को हम कहते हैं गोविंद सागर झील। कोई काम की नहीं है, फिर क्यों लिखवा रहे? बता दूंगा बाद में। गोविंद सागर झील आप तो बस बना लेना, जैसा डायग्राम मैं बना रहा हूँ वैसे का वैसा।
इस गोविंद सागर झील से पानी आगे प्रोवाइड किया जाता है एक बांध को, जिस बांध का नाम क्या है? इस बांध का नाम है भाखड़ा। भाखड़ा, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा बांध, इस भाखड़ा बांध से यह पानी आगे जाता है दूसरे बांध के अंदर, जिसका नाम क्या है? नांगल बांध। देखो यह भी मतलब इसी का ही बांध है, ये पड़ता है पंजाब के अंदर, ठीक है। अब इस बांध से दो नहरें निकलती है, एक नहर तो चली जाती है इधर बिस्त दो आब की तरफ, जिसका नाम भी क्या है? बिस्त नहर। दूसरी जो नहर होती है इसको बोलते हैं भाखड़ा नहर, जो कि राजस्थान में आती है हनुमानगढ़ तक। ये वाला पॉइंट इसका कोई दूसरे कलर से दिखा दूं अगर, ये वाला पॉइंट हनुमानगढ़ है भाई। इस नहर का नाम क्या है? इस नहर का नाम है भाखड़ा नहर। देखो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। इसका पानी पंजाब को भी होते हुए जाता है, हरियाणा को भी होते हुए जाता है, या पहरा लिख लो आप फिर से, क्यों जबरदस्ती के ऐसे बढ़ाने हैं? पहरा है ना, समझ जाओगे ना पहरे से क्या मतलब मेरा। देखो गोविंद सागर से ही सतलज नदी निकली, सॉरी सतलज नदी निकली, गोविंद सागर तक आई, झील का निर्माण किया, इसका पानी और कहीं चला जाता है, यहाँ से एक वो निकलता है नहर, मतलब पानी आगे निकलता है इसका, तो भाखड़ा बांध आता है। भाखड़ा बांध से आगे आता है नांगल बांध। नांगल बांध से दो नहरें निकलती है, एक तो बिस्त नहर बिस्त दो आब की तरफ, एक नहर निकलती है भाखड़ा नहर। अब देखो भाखड़ा नहर भाखड़ा बांध से नहीं निकल रही है, नांगल से निकल रही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, डायग्राम बनाओगे तो याद रह जाएगा सब कुछ। फिर इसका एंड पॉइंट कहाँ पे? हनुमानगढ़ तक आती है, ये वाला इसका आप एक बार के लिए डायग्राम बनाओ। मैं हट जाता हूँ आपके आगे से, वैसे तो मेरे पीछे कुछ भी नहीं है। बना लिया तो मैं अब आगे चलता हूँ। वो की वही बातें जो बांधों के बारे में करी थी पहले और एमपीपी में, वो इसके बारे में कर लेंगे। तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए, पहला बांध लगाना स्टार्ट कीजिए, जिसका नाम क्या आ जाएगा हमारे पास में? भाखड़ा बांध। ना, इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी? बिलासपुर, एचपी। मोस्ट प्रोबेबली कोई नहीं पूछेगा आपसे, बस है हिमाचल प्रदेश है, इतना सा ध्यान रखना। ये भाखड़ा बांध की खास बात क्या है कि ये इंडिया का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। ये बांध मान लो कोई पानी आ रहा है गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग आ रहा है, जैसे पहाड़ के ऊपर से पानी आता है वो नीचे आता है, क्यों आता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। अब ऐसे समझो पहाड़ से कोई पानी आ रहा है और उसको आपने यहाँ पे ग्रेविटी लगा दी। फिर और ढंग से समझाऊं मैं अगर आपको, मान लेते ये कोई पहाड़ है, अच्छा पहाड़ नहीं बनाया, ये कोई पहाड़ है मान लेते, इससे ऐसे पानी आ रहा है, नीचे पानी आ रहा था, पानी नीचे आ जाता अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक बांध बना दूं इसी हाइट के ऊपर, मैं नहीं कह रहा कि ये सतलज नदी कोई पहाड़ पे थी, ये रो बस एक समझाने का तरीका है, अब आपको समझ में आ जानी चाहिए मेरी बात। अब क्या है, ये बांध अपने दम पे गुरुत्वाकर्षण के पानी को रोक रहा है। पानी तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इसके अंदर पानी भरेगा, फिर बाद में इसमें से ये जो भी अलाउ करेगा वैसे वैसे पानी आगे छोड़ा जाता है। एक सेकेंड। तो ये इस प्रकार से ऐसे बांधों को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण या फिर ग्रेविटी डैम बोलते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम है, लिखना इसके बारे में। इट इज इंडियाज हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, इंडियाज हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। हाइट कितनी है? 226 मीटर। कोई नहीं पूछेगा। ये इंडिया का सबसे ऊंचा खड़ा बांध है, सबसे ऊंचा खड़ा खड़ा बांध है, 226 मीटर। नेहरू जी ने इसको क्या पता क्या बोला? नेहरू जी ने बोला भाई साहब ये तो एक चमत्कारी वस्तु है, और चमत्कारी भी एक ऐसी विराट वस्तु है, बहुत बड़ी चमत्कारी वस्तु है, ये ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई? ये सिर्फ अपने दम पे खड़ा है। गजब यार, करना यार। नेहरू जी भी जहां जाते हैं वहां पे ऐसे करके आ जाते, और उनके साथ में रहने वाले ना लिख लेते हैं ऐसी बात है। नेहरू जी ने आज अखबार में ऐसे से आ गया, नेहरू जी ने आज इस वाले डैम को कहा ये चमत्कारी विराट वस्तु है, और वो चीज हमें पढ़नी पड़ रही है आज, देख लो। तो लिखना नेहरू जी ने इसे भाखड़ा बांध को, ये जरूर पूछते हैं, नेहरू जी ने भाखड़ा बांध को
चमत्कारी चमत्कारी विराट वस्तु कहा। इंग्लिश में लिखना मिरेक्युलस 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 ग्रेट ग्रेट थिंग्स ऑफ इंडिया। मिरेक्युलस ग्रेट थिंग्स ऑफ इंडिया। सेकंड डैम लिखते हैं नांगल डैम। लोकेशन लिख लो रोपड़। आईआईटी रोपड़ है ना पंजाब के अंदर, वही वाली जगह रोपड़ या फिर रूपनगढ़। पंजाब, रोपड़ या फिर रूपनगर पंजाब। नांगल डैम की लोकेशन है। इस डैम से क्या करा जाता है, पानी सिंचाई के लिए यूज में लिया जाता है। तो लिखना सिंचाई के उद्देश्य से, सिंचाई उद्देश्य से दो नहरें निकाली गई हैं। टू कैनाल्स आर एक्सट्रैक्टेड फॉर इरिगेशन पर्पस। इरिगेशन पर्पस। राइट कैनाल लिखो बिस्त कैनाल। राइट कैनाल बिस्त नहर। दाई नहर बिस्त नहर। बाई नहर भाखड़ा नहर। लेफ्ट कैनाल भाखड़ा कैनाल। जो बिस्त कैनाल है उसके आगे लिख लो विस्तार पंजाब। विस्तार ब्रैकेट में लिखो, बिस्त कैनाल के ब्रैकेट में लिखो विस्तार पंजाब, यानी कि पंजाब को पानी दिया जाता है। और जो भाखड़ा है उसके लिए लिखो विस्तार पहरा। लिख लो पहरा, पंजाब हरियाणा राजस्थान। इंग्लिश वाले लिखो एक्सटेंशन, ऊपर वाले के लिए तो पंजाब लिख लो, नीचे वाले के लिए पहरा लिख लो। अब इसके फीचर्स क्या क्या हो जाएंगे भाई, फीचर्स और देख लो, फिर हम यहाँ पे समाप्त कर देते हैं आज का मैटर। फीचर्स, किसके फीचर्स है, भाखड़ा और नांगल के। ब्रैकेट में लिख लो भाखड़ा नांगल एमपीपी। नांगल है भाई, एन लिख लेना एक एक्स्ट्रा, लिखना ए लगा के लिखना। सर्वाधिक, सर्वाधिक फायदा, तो सर्वाधिक इससे फायदा किसको होता है, हनुमानगढ़ को। लिख लो मैक्सिमम बेनिफिट, फिर लिख लो हनुमानगढ़। यह है, अगली लाइन में लिखना यह है देश का, यह देश तथा राजस्थान का, यह देश तथा राजस्थान का सबसे बड़ा एमपीपी है। इट इज लार्जेस्ट एमपीपी ऑफ, सबसे बड़ा है भैया, इट इज लार्जेस्ट एमपीपी ऑफ कंट्री एंड राजस्थान। अब इससे टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है, ये राजस्थान के अंदर तो डैम है, क्यों पढ़ना पड़ा है कि भाखड़ा के अंदर कितना है और उसके अंदर कितना है, कोई नहीं पूछेगा। टोटल इलेक्ट्रिसिटी ध्यान रखो, राजस्थान को कितनी मिलती है वो देख लेंगे। तो सी करके लिखना टोटल इलेक्ट्रिसिटी, कुल विद्युत। तो कुल विद्युत हो जाती है हमारे पास में 15 दूनी 30 होता है, लेकिन 2 और कर दो एक्स्ट्रा, लगभग इतना ध्यान में रख लेना बस। कोई एग्जैक्ट डाटा कोई नहीं पूछेगा आपसे। राजस्थान को कितना मिलता है वही, कितना 15.2% के हिसाब से 233 मेगावाट। मैंने आपको बताया था कि इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, राजस्थान का कितना कंट्रीब्यूशन है 15.2। तो 15.2 नहीं कहते हुए मैं 233 कह दूं, आप निकाल लेना, हिसाब कर लेना, ऐसे आएगा ये लगभग। तो ये बात है हमारे पास में। हमने तीसरा एमपीपी देखा आज, भाखड़ा नांगल हमने तो 3 टोटल कर लिए हैं, चंबल वाला कर लिया है, माई वाला कर लिया है, भाखड़ा नांगल कर लिया है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, व्यास एमपीपी ये सब करेंगे और एमपीपी को खत्म करेंगे। कौन से एमपीपी है ये, नदियों वाले भाई, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं हम। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।